इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कि लाइफ फॉर्म्स जैसे अब हमें पता चल गया है कि हाँ अब लिविंग से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से फिर जैसे जैसे हमारे सेल्स बनने लगे और ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे। बट यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है जो हमारे चैप्टर का मेन नाम है इवोल्यूशन। अब हमें ह्यूमन हिस्ट्री पता चल चुकी है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। सो अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि चेंजेस कहाँ कहाँ है, कैसे चेंजेस आए, एकदम से आए, धीरे धीरे आए, लेट आए, उन सब के बारे में स्टडी करना। जैसे हमने इससे पहले क्या देखा कि इवोल्यूशन के बारे में हमें बताने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थियरी दी। उसी अलग अलग थियरी के बेस पे हमने अपना अपना डिस्कशन किया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ट्राई की कि फॉर्म कैसे हुई लाइफ। आज हमारा मेन पॉइंट क्या है कि इवोल्यूशन कैसे आया। अब अगर मैं इवोल्यूशन को समझने की ट्राई करूं तो आप तो सिर्फ सीधा यही जानते हो कि चेंज आना, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करते हैं और हमें सबसे ज्यादा मजबूर करते हैं सोचने पे कि भी ये कैसे हुआ होगा। अब अगर मैं यही चीज को सोचने की ट्राई करूं तो यहाँ पर जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी अपनी क्रिएशन लगाई, उन्होंने भी सोचा, उन्होंने भी अपनी थियरीज दी और उसी थियरी के बेस पे हमें यहाँ पर सही और गलत का एक आइडिया लगाना है। अब देखो यहाँ पर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगे, सीधी सी बात है इवोल्यूशन आएगा ही आएगा। अगर मैं सीधा सा एग्जांपल अपने ह्यूमन बींग्स का भी लूं तो आप एक पिक्चर इवोल्यूशन की ह्यूमन बींग की देखी होगी कि ह्यूमन बींग ऐसे हंचबैक में खड़े हैं, धीरे 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 हमारी बैक सीधी हो गई और हम ह्यूमन बींग्स फॉर्म हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चुटकियों की प्रोसेस थी सीधा फॉर्म हो गया, ठीक है, उसमें भी कहीं ज्यादा टाइम लगा होगा। और एक इवोल्यूशन यही नहीं आया होगा कि पहले हंचबैक थे फिर धीरे 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 सीधी हो गई। हमें ये सिर्फ एक इवोल्यूशन नहीं रहा होगा, कई सारी चीजें और भी रही होंगी, कई सारा कुछ और भी हमें देखने को मिला होगा। अब हमारे माइंड में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कि ये इवोल्यूशन आया कैसे, ठीक है, क्यों आया। सब में आता है, सिर्फ प्लांट्स में आता है, सिर्फ एनिमल्स में आता है, और एनिमल्स में आता है तो कैसे, प्लांट्स में आता है तो कैसे, ठीक है। देखो इवोल्यूशन एक कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है कि जब आपने डिसाइड किया हो कि 10 साल बाद ये इवोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाए, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट अ फिक्स प्रोसेस, ना आपको ये फिक्स देखने को भी मिलेगी। सो इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो इसी के बेस पे सबसे पहले एक साइंटिस्ट है फादर टैक्सॉन, जिनको नाम दिया गया स्पेशल क्रिएशन। उनकी थियरी का नाम था, क्या नाम था, स्पेशल क्रिएशन। उनकी थियरी को नाम दिया गया। अब यहाँ पर कुछ तो स्पेशल था बट यहाँ पर उनकी थियरी इतनी स्पेशल हो गई कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं गई। उन्होंने इस थियरी में मेन 3 पॉइंट्स दिए, हम यहाँ पर 3 का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, एज सच, ठीक है। अब एज सच यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा था, एज सच है जैसे आप यूज करते हो। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो चुके हैं बस वही रहने वाले हैं, ना उनमें इवोल्यूशन आएगा ना उनमें चेंजेस आते हैं। एज सच एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड, या ठीक है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो चुके हैं वही के वही रहेंगे, उनके अलावा कोई चेंज आएगा नहीं। सीधी सी बात की, सिरे से बात की कि ये पूरी तरीके से रॉन्ग, ठीक है। ये चीज आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीधी सी भाई आप अगर बोलो कि एज सच है कि जितने क्रिएट हो गए वही, तो नए नहीं होंगे फॉर्म, चेंजेस देखने को तो मिल ही रहे, अभी भी हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो चेंजेस ना भी देखने को मिले तो क्या नए नहीं क्रिएट होंगे, ये बात बिल्कुल गलत थी और ये उनको खुद को भी पता चले, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या लाया, वेरिएशन लाया और उन्होंने क्या बताया, डाइवर्सिटी। सीधी सी बात है, चेंज आएगा तो डाइवर्सिटी। अब जो डाइवर्सिटी उन्होंने क्या बोला, विल ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब जो एक बार चेंज आ गया ना बस वही, उसके बाद नहीं आएगा। तो ये भी चीज गलत थी, ठीक है। आप भी जानते हो, मैं भी, कि डाइवर्सिटी कोई एक बार नहीं आ सकती, कभी भी आ सकता है। इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया कि कोई एक बार की प्रोसेस नहीं है, वो कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। सो ये चीज कहां से हम इसको लीगल माने,
तो यहाँ भी वो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव हो रहे थे। अब दिया उन्होंने थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट उन्होंने ऐसा दिया ना कि जिससे 100% हो गया कि ये थियरी रॉन्ग है। उन्होंने क्या बोला कि अर्थ 4000 ईयर्स पहले फॉर्म हुई थी। ये सर बकवास हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही चल गया कि अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, अगर मैं 2020 से 4000 साल पहले भी जाऊं, ठीक है, तो भी आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स भी होंगे। दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म की तो बात अलग ही है, पर ह्यूमन, और ये कह रहे हैं कि 4000 साल पहले तो अर्थ फॉर्म हुई थी, तो ह्यूमन बींग्स कब हुए। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये चीज क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम थोड़े बहुत अपने शास्त्रों के बारे में भी जानते हो तो वो भी इससे पहले फॉर्म हुए हैं। ठीक है, वो भी 4000 ईयर्स ओल्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से कैसी थी, रॉन्ग थी। यहाँ पर इसको मानने जैसा ही नहीं है, इसको मान ही नहीं सकते कि 4000 ईयर्स पहले अर्थ क्रिएट होगी। सबूत भी चाहिए तो कई सारे हमारे ये वाली जो थिंग थी ना, यहाँ इनका पूरी तरीके से क्लियर हो रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल ही हमें क्या, ये थियरी वेस्ट है। क्योंकि 4000 ईयर्स पहले अर्थ का क्रिएशन होना एक तरीके कह लो बकवास है। ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट है। अभी तक सब कह रहे थे बिलियन ऑफ ईयर पहले से स्टार्ट है, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 4000 ईयर्स पहले तो अर्थ फॉर्म हुई थी। तो बाकी सारी प्रोसेस हुई कब, इतना सब एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन सब कुछ इतना जल्दी हो गया, जो बिल्कुल गलत था। सो यहाँ पर इनकी थियरी तो पूरी तरीके से कैसे रह गई, गलत रह गई। देन आफ्टर उनके पास साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। ये भाई साहब की थियरी बहुत खतरनाक थी, और इन्होंने मतलब पूरी रिसर्च की थी। और ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के, पूरा वर्ल्ड इन्होंने घुमा था, और पूरा वर्ल्ड इन्होंने बोट पे घुमा था। और जहां पर इनकी बोट का नाम क्या था, HMS। ठीक है, ये उनकी बोट का नाम था HMS। ठीक है, उनको HMS बिगोल भी कहा जाता था। ओके, इट इज द नेम ऑफ हिज बोट। चार्ल्स डार्विन, इनकी आगे भी अपने टेक्स्ट बुक में एक लंबी चौड़ी थियरी गिवन है। अभी हम इनके सिर्फ जो उन्होंने चीजें बताई थी इवोल्यूशन के रिलेटेड, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में घूमे थे, हर एक ऑर्गेनिज्म पे, हर एक उस पे रिसर्च किया था कि उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और उन्हीं सब चीजों पे डिस्कशन कर करके उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर थियरी दी थी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ इसमें ऐसा इवोल्यूशन आएगा, इसमें ऐसा इवोल्यूशन आएगा। नहीं, इवोल्यूशन उन्हें भी नहीं पता था कैसे आता है। ठीक है, इवोल्यूशन आएगा कब, कैसे, वो उन्होंने भी हमें नहीं बताया। बट उन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, शेयर सिमिलरिटी, कि वो एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं, सिमिलरिटीज को शेयर करते हैं। सिमिलरिटीज मतलब जो उनके अंदर सेम होती है, बट कैसे, कितनी, बाय वैरिंग डिग्री। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सपोज करो कि आपका कोई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर है। ठीक है, आपके और उसके अंदर जरूर कोई ना कोई सिमिलरिटी तो होगी, चाहे वो आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, कुछ भी चीज ले लो। ठीक है, जरूर कोई ना कोई एक सिमिलरिटी तो होगी ही होगी, कंफर्म है ये। ठीक है, कि ऐसी सिमिलरिटी होगी। ठीक है, ये उन्होंने अपनी स्टडी से बताया था। ये मैं भी क्यों कह पा रहा हूँ, मुझे भी चार्ल्स डार्विन ने ही बताया। ठीक है, उन्होंने ही मुझे बताया, तो उनकी थियरी से पता चला, तभी मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ कि आप अपने एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर के अंदर देखोगे तो आपको जरूर कोई ना कोई सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, सब नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने शेयर लिखा है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सपोज आपके और उनके अंदर 2% सेम है, शेयर तो किया, भले 2% तो 2%, वेरी डिग्री यहाँ पर हमने पहले से उन्होंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि जितना आप चाहो उतना। हाँ, वेरियस डिग्री जितना आएगा, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, डिपेंड कि वो ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पर हमारे चार्ल्स डार्विन ने अपनी तरफ से सेफ साइड रख लिया था कि वेरिएशन कितना भी आ सकता है। अब यही मैं एग्जांपल फिश में ले दो,
आपको पूरी सेम देखने मिलेगी। मैं चलो मान लेता हूँ कि फिश में 50% शेयरिंग है, कि एक फिश की एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर जो है वो 50% जितना सेम है। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने इसलिए बता दिया कि वो शेयर करते हैं सिमिलरिटी वेरियस डिग्री। वेरियस डिग्री मतलब थोड़ा बहुत भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितना आप चाहो उतना ही है सिमिलरिटीज। और जहां मतलब 2% सिमिलरिटी है तो 98% भाई इवोल्यूशन है। 50% अगर सिमिलरिटी है तो 50% क्या है, इवोल्यूशन है। सीधी सी बात पता चल रही है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, सिमिलरिटीज के बेस पे इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की ट्राई की, जो कई हद तक बहुत ज्यादा सही था। क्योंकि आप एक जैसी चीजें ढूंढ सकते हो, अलग अलग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि आपको कहा जाए कि एक जगह दी हुई है और 2 जगह दी हुई है, आपको उसमें वहां पर कॉमन कलर्स बताने तो आप इजीली बता लोगे कि हाँ सर यहाँ रेड कलर है, यहाँ पे भी रेड कलर है। ठीक है, पर अलग अलग कलर ढूंढने को कहूँ तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और यही चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर किया कि सिमिलरिटीज ढूंढी तो बाकी सब तो क्या होगा, डिसिमिलर ही होगा। तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने अपना एक सेफ साइड रखा। दूसरा उन्होंने क्या बताया, एक्सटिंक्शन। मतलब आपको कभी ना कभी किसी भी स्पीशीज का एंड देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल को रेड पांडा का। अब आपको पता है रेड पांडा इज टोटली एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो चुके हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने ये भी चीज बताई कि कई सारी स्पीशीज ऐसी है जो पहले फॉर्म हुई थी बट अब खत्म हो चुकी है। कई सारी ऐसी स्पीशीज है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने हमें ये भी बताया कि इन स्पीशीज कोई कई सारी स्पीशीज ऐसी है जो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है और कई सारी ऐसी है जो खत्म हो भी चुकी है। अब ये खत्म होगी तो दूसरी का ओरिजिन भी होगा, कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नई नई स्पीशीज का हमें ओरिजिन मतलब नई नई स्पीशीज भी फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिल रही है। अब ये भी चार्ल्स डार्विन की बात सही थी, हमें हर बार दिखता है कि कई सारी नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है। जरूरी नहीं हर साल हो, 20 इयर्स 30 इयर्स 100 इयर्स आपको वो स्पीशीज का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई उनका हमें क्या देखने को मिलता है, ओरिजिन होते हुए भी देखने को मिलता है। एंड देन आफ्टर सेकंड आपको ग्रेजुअली इवोल्यूशन। अब ये पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बताया, ग्रेजुअली इवोल्यूशन आपको क्या होता है। अब देखो अगर एक स्पीशीज है जो अमेरिका में फॉर्म हुई, एक स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म हुई, एक स्पीशीज है जो चाइना में फॉर्म हुई, ठीक है, तो वो क्या फिर उसके बाद उनका क्या होगा, इवोल्यूशन ग्रेजुअली, मतलब फिर वो धीरे धीरे आपको और जगहों पे भी देखने को मिलेगी, सिर्फ वो वहीं पे ही सीमित नहीं रहेंगी, उनका इवोल्यूशन दूसरी जगहों पे भी होगा। क्योंकि अब जो नई स्पीशीज फॉर्म हुई है तो वो 100% क्या है, इवोल्यूशन चेंजेस है। ठीक है, नया कुछ फॉर्म हुआ तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान आया उन्होंने कुछ नया बनाया और हमें देखने को मिला, वो नहीं हुआ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है इट इज एन इवोल्यूशन, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इवोल्यूट भी होगी, मतलब कहीं और जगहों पे भी आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ग्रेजुअली इवोल्यूशन। ओके, सो दैट्स व्हाई आपको ग्रेजुअली इवोल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे वो स्पीशीज कहाँ जाएगी, चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। देन फिटनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं हूं ह्यूमन और मेरे सामने कोई और ह्यूमन है, और अब हमें पता चल गया कि अर्थ खत्म हो चुकी है, सब कुछ भाई कुछ भी नहीं है अर्थ में खाने पीने को हमारे लिए, और हम दोनों को एक ब्रेड का स्लाइस देखने को मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अब वो भी उतना ही दूर है ब्रेड के स्लाइस से जितना मैं हूं। ठीक है, अब ब्रेड का स्लाइस अगर लेना हो तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में क्या होगी, फाइट होगी, वो मुझे मारेगा मैं उसे मारूंगा, 2 घूसे उसने मारे 2 झापड़ मैंने मारी। ठीक है, एंड में जीतेगा कौन, जिसकी फिटनेस सबसे ज्यादा अच्छी होगी। ये तो सीधी सी बात है, आप भी जानते हो कि अब मैं यहाँ पर कोई और एग्जांपल सपोज करो कि बर्ड्स की स्पीशीज है, सारे बर्ड्स की स्पीशीज को फ्रूट ही खाने हैं। ठीक है, अब फ्रूट्स तो आपको पता है लिमिटेड फैक्टर्स में है हमारे पास, तो अब सब बर्ड्स फ्रूट्स में आ रहे हैं, मिलेगा किसको,
जिसकी फिटनेस सबसे ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल सिलेक्शन। भाई सीधी सी बात है, लड़ो मारो जो जीते वो उसका फैक्ट है भाई ये तो, कि अगर आप लिमिटेड हो, अगर आपके पास कोई चीज कम है तो आप जब तक लड़ोगे नहीं करोगे नहीं तब तक वो आपको मिलने वाली नहीं है। अब ये चार्ल्स डार्विन को ये कब पता चला, जब उन्होंने पूरी वर्ल्ड घूमी, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं और फिटनेस सिखाते हैं, और जिसकी फिटनेस अच्छी होगी वो उसको मिलेगा। पर अब सपोज कर लो कि कई सारे बर्ड्स है फ्रूट खा रहे हैं, अब कई सारे बर्ड्स है उनके अंदर इवोल्यूशन आया और क्या फॉर्म हुई, बीक, और बीक फॉर्म होने की वजह से वो अब सीड्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो उनका फ्रूट में कम इंटरेस्ट लेके वो कहाँ जाएंगे, सीड्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इवोल्यूशन आ गया, और इवोल्यूशन की वजह से अब अगर फिटनेस ना हो तो भी चले, पर जब तक इवोल्यूशन नहीं आता तब तक फिटनेस है ही है। और फिटनेस वैसे भी है क्योंकि हर एक चीज लिमिटेड है, आपको लड़ना करना पड़ेगा, फिटनेस शो करनी पड़ेगी, तभी वो आपको चीज मिलेगी। और इसके लिए एक फैक्टर और उन्होंने बताया, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन कैसे, सपोज यहां पर 100 बर्ड्स है, यहां 50 है, फूड पड़ा है, दोनों फाइट करें तो फूड किसको मिलेगा, आप बिना फिटनेस देखे ही बता सकते हो सर 100 वालों को मिलेगा। वाई 100 वालों को मिलेगा फ्रूट, बिकॉज उनका रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा है, उन्होंने रिप्रोडक्शन ज्यादा किया, उनका नंबर ज्यादा हुआ, इसीलिए वो 100 बर्ड्स पे इजीली हावी पड़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अगर आपका रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा है तो आपको इवोल्व फिटनेस में भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, और आप 100 इन नंबर हो तो आप उस चीज का इजीली फायदा उठा सकते हो। सो दैट्स व्हाई चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ये चीज भी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई की कि अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो नंबर ऑफ बर्ड्स, मतलब नंबर आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी नंबर की वजह से आप फिटनेस में भी फायदा उठा सकते हो। ओके, समझ में आया। देन आफ्टर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। इन्होंने कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं लाया, सिर्फ चार्ल्स डार्विन की जो डार्विन थे उनकी थियरी को ही फॉलो करने को कहा कि भाई जो चार्ल्स डार्विन बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन उन्होंने सही के प्रूफ भी दिए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन तो बता के गए, अब सही गलत का प्रूफ भी था, तो सही गलत के लिए एल्फ्रेड वेलेस ने हमें उनके प्रूफ दिए। उन्होंने क्या बताया, मेलाया आर्कियोलॉजी, मेलाया छोड़ो, आर्कियोलॉजी पे हम फोकस करते हैं। आर्कियोलॉजी आप सब जानते हो क्या होता है, उनके पुरानी स्टडी करना, फॉसिल्स की स्टडी करना, उनके पुराने स्ट्रक्चर की स्टडी करना। तो उन्होंने ये चीज अच्छी तरह से देखी कि जो चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, कि स्पीसीज का एक्सटेंशन भी आता है, कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, नई स्पीसीज भी बनती है, सीधी सी बात है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा तभी ही अर्थ चल पाएगी। और ग्रेजुअल इवोल्यूशन कि वो ट्रैवल करके कहीं और भी जाती है और अपनी स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज भी करती है, ठीक है। सो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज मेलाया आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी था। देन आफ्टर उन्होंने एसेंटरी, एसेंटरी मींस एशियंटरी जिसे भी कहा जाता है, मतलब आपके पूर्वज, ठीक है। उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि हाँ, आप अगर अपने पूर्वजों में देखोगे तो आपको उनसे ज्यादा वेरिएशन आपके अंदर देखने को मिलेगा, और जब आपकी आने वाली जनरेशन आएगी तो उसमें भी कहीं ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब शेयर सिमिलरिटीज बाय वेरियस डिग्री, ठीक है। हम कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो शेयर करते ही हैं, बट वेरिएशन भी कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अमाउंट में उनके साथ शेयर करते हैं। सो अगर सपोज मैं हूं, मेरी आने वाली जनरेशन है, अगर उनके अंदर मेरे से 5% सिमिलरिटी है तो 95% क्या है, इवोल्यूशन है। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप अपने पूर्वजों के बारे में जानोगे, उनके बारे में समझोगे,
तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कि अगर आप ह्यूमंस के बारे में भी समझोगे, होमोसेपियन जब बना तब ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस थी, तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ एशियन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, देन आफ्टर जियोग्राफिकल, अब देखो जियोग्राफिकल भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। और जियोग्राफिकल किससे रिलेट करता है? बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी के कैसे, यहाँ किसी भी पर्टिकुलर की बात करूं तो बायोलॉजी 1। अब सपोज करो कि मैं बात करूं कि सपोज ह्यूमन बींग्स सबसे पहले अमेरिका में देखने को मिले, तो सिर्फ अमेरिका में ही रहने चाहिए था ह्यूमन बींग्स को, सारे वर्ल्ड में कैसे फैल गए? तो जियोग्राफिकली। ठीक है, जैसे लॉयन, टाइगर, कैट, बैट, सबकी मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, वो पहली बार आपको किसी कंट्री में दिखे होंगे, बट फिर जियोग्राफिकली वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट? ऐसा नहीं कि वर्ल्ड के हर एक कोने में आपको देखने को मिलेंगे, हाँ, बट बायोलॉजिकली मतलब उनके लिए उनका एनवायरनमेंट, उनके अकॉर्डिंग उनका क्लाइमेट, वेदर, वो सब चीजें होंगी, तो वो ये वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके लिए उनको क्या चाहिए? जियोग्राफिकल चाहिए, कि उन्हें कहाँ जाना है, किस हद तक जाना है, कहाँ पर जाना उनका सही रहेगा, वो सब कुछ मतलब जियोग्राफी कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेट करती है। मतलब ये वाला उन्होंने बताया नेचर सिलेक्शन, कि आप मतलब ऑर्गेनिज्म वहीं ज्यादा जाएंगे जहां उनके रिलेटेड उनको चीजें मिलेंगी। जैसे आप हो या मैं हूं, कोई भी है, हम वहीं ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां हमारे रिक्वायरमेंट की चीजें हमें देखने को मिलती है। वैसा ही हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सो इसीलिए जो एल्फर्ड थे उन्होंने यही बताया कि जियोग्राफी जो है वो बायोलॉजी से रिलेट करती है। और कहीं ना कहीं जो चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड वेल्स थे, उनकी थियरी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरीज थी इवोल्यूशन के रिलेटेड या सिमिलरिटी के रिलेटेड, और ये थियरी उनकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हुई। और इसी के बेस पे हमारी पूरी आगे स्टडी आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, कि एक लाइफ फॉर्म में कितने सारे इवोल्यूशन आ सकते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट थियरी इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो, अभी हमें पता चल गया इवोल्यूशन तो आता है भाई, हर एक किसी में आता है। चार्ल्स डार्विन हमारे लिए पूरे वर्ल्ड का टूर करने गए, उन्होंने वर्ल्ड टूर करके हमें ये बताया कि भाई इवोल्यूशन तो आएगा ही आएगा। पर अब क्या है, हमारा थोड़ा सिस्टम जो है ना, हम सबका वो कोड के तरीके का है कि हमें क्या चाहिए? सबूत। ठीक है, एविडेंस तो चाहिए, बिना सबूत हम विश्वास नहीं कर सकते कि इवोल्यूशन आता है। अब सबूत कैसे ढूंढे? तो सबूत ढूंढने के लिए भी हमारे साइंटिस्ट उसमें भी कम नहीं है, बायोलॉजी है, सब कुछ यहाँ पर प्रूव हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि दो चीजों को मिलाओ तीसरा आ गया, उसको मैंने ऐसे धक्का दिया वो वहां चला गया, ये फोर्स लगी ये हुआ, वो भी प्रूव हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ रियल फैक्ट देख के चलना है। ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अब एविडेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। एविडेंस में सबसे बड़ा एविडेंस क्या था? फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल एक सबसे बड़ा एविडेंस है, फॉसिल्स। ठीक है, आप सब जानते हो ये सबसे बड़ा एविडेंस है। फॉसिल्स भी आप जानते हो होते क्या है? सॉइल के अंदर होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके बाद उनके फॉसिल्स हमें अर्थ के अंदर से देखने को मिलते हैं। अब सीधा मैं फॉसिल्स कह दूं तो ये भी एक तरीके का एविडेंस है। आप बोलोगे सर कहाँ देखने को मिलेंगे, मुझे देखने हो तो कैसे देखने को मिलेंगी? सो इट इज रिमेन्स hard part of the rock in soil। ठीक है, साइंटिस्टों ने यही बताया, हमें क्या बताया कि जो फॉसिल्स है वो आपको रॉक्स बनाते हुए देखने को मिलेंगी या रॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी या रॉक्स का कोई पार्ट होगी। अब सीधी सी बात है, रॉक सॉइल से ही फॉर्म होती है। कब फॉर्म होगी? जब उनके अंदर मिनरल्स होंगे। मिनरल्स कब आएंगे? जब उनके अंदर फॉसिल्स आएंगे, क्योंकि सॉइल मिनरल अपने आप तो कहीं से ला नहीं सकती। जब तक कोई प्लांट या कोई एनिमल डिकम्पोज नहीं हो जाता, उसके मिनरल सॉइल के अंदर नहीं चले जाते, तब तक वो उसके साथ कंबाइन हो सकती नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज बताई
ये याद रखना, फॉर्म सेडिमेंट्स, ठीक है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या फॉर्म करते हैं? सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं। पत्थरों जैसे स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि क्या फॉर्म होंगी, सेडिमेंट्स फॉर्म होंगी। अब कैसे फॉर्म होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे देखने को मिले। अब चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये पूरा बोर्ड एक अर्थ है, मैं अर्थ का ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं। ये मैंने उसका एक ट्रांसफर सेक्शन ले लिया अर्थ का। ये मैं हूं या तुम हो, ठीक है। सपोज करो छोटे थे, बहुत काफी ज्यादा हमें जानने की जिद थी कि अर्थ में क्या क्या होता है, ठीक है। मुझे भी जानना था, आपको भी जानना है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ के अंदर फॉसिल कहाँ होंगे। सपोज कर लो इसका पूरा मीटर है 5000। भाई सपोज करने को बोलो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना, ऐसा कुछ कभी होगा ना, ऐसी बचकानी हरकत मैं करूंगा ना आप करना, ठीक है, अर्थ को खोदने की। मैं एक सपोज करने को कह रहा हूं। यहां 1000 मीटर है, 2000, 3000, 4, 5, समझ लो ऐसा आ गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे भी करके अर्थ में से आज फॉसिल तो फाइंड करूंगा ही करूंगा। बहुत गंदी वाली जिद पे अड़ गया था मैं, ठीक है। अब कैसे फाइंड करूं, तो क्या किया मैंने, अर्थ को डिग करना स्टार्ट किया। आपको पता है कि साइंटिस्टों ने मुझे बताया कि भाई अर्थ के अंदर से फॉसिल्स मिलते हैं, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं जब 2500 मीटर नीचे पहुंचा, मुझे फॉसिल्स मिल गए। किसके हैं वो नहीं पता, ठीक है, मुझे फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स जैसा कुछ मिला, अब यहाँ पर मुझे और ज्यादा अच्छा फील होने लगा। वैसे मैं चाहता था मैं साइंटिस्ट को गलत प्रूव करूं, पर कहते हैं गलत करने जाओ कुछ अच्छा हो जाए तो वो भी हमारे लिए सक्सेस का मेन एम है। मुझे फॉसिल मिल गए। अब कहीं ना कहीं मेरे मन में फीलिंग आ गई मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ। मैंने एक फॉसिल फाइंड किया था। अब यहाँ पर मुझे फॉसिल मिले और बाय डिफॉल्ट ये फॉसिल किसके थे, डायनासोर्स के थे। मैं तो और खुश हो गया। पता कैसे चलेगा, जब मैं इसका लैब में टेस्टिंग करूंगा। सीधी सी बात है, बिना टेस्टिंग किए तो किसी का कुछ पता नहीं चलता। कितने साल पुराने हैं वो भी पता चलेगा। सपोज ये पता चला कि ये 5000 ईयर्स पुराने हैं। भाई मैं देखो एक वर्ड बहुत बार बार सपोज कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर सब कुछ अपना मानने को कह रहा हूँ, सिर्फ एक बताने के लिए। मुझे पता चला कि ये जो फॉसिल्स मिले वो 2005 मीटर जितने डीप थे, और जितना वो डीप होते हैं उससे पता चलता है कि वो कितने ओल्ड है। कैसे, अब देखो एक सॉइल है, यहाँ पर किसी की डेथ हुई, वो आया, उसके ऊपर दूसरी सॉइल की लेयर आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, ऐसे करते करते यहाँ पर जो फॉसिल्स है वो नीचे दबते जाएंगे। कितना नीचे जाएंगे वो डिपेंड करता है वो टाइम पीरियड में। अब ऐसा बोला गया कि जो आपको फॉसिल मिले हैं, मतलब जो मुझे फॉसिल मिले हैं वो 5000 साल पुराने हैं, ओके। मतलब और ये डायनासोर के, मतलब यहां से मुझे पता चलता है कि 5000 साल पहले डायनासोर्स थे। सीधी सी बात है कि इससे मैं कह सकता हूं कि बिफोर 5000 इयर्स एगो यहाँ पर डायनासोर्स थे, यहाँ पर डायनासोर देखने को मिलते थे। सीधी सी बात है, प्रूव हो गया, केमिकली हमने रिसर्च करके प्रूव किया। अब मुझे थोड़ा और हुआ कि यार मैं थोड़ा और डीप जाऊं तो क्या पता किसी और के फॉसिल मिल जाए। 3000 तक जब मैं पहुंचा तब मुझे एक और फॉसिल्स मिले। किसके नहीं अभी भी मुझे नहीं पता, ये सब रिसर्च में पता चलता है। हाँ मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो मेरी चीज है। अब मैं यहाँ पर फॉसिल्स मिले, वो फॉसिल साइंटिस्ट को लगे किसी बर्ड के हैं, ठीक है, कोई भी XYZ बर्ड है, मेरे को उसका बर्ड का नाम ढूंढने के लिए करने के लिए और ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो उन्होंने मुझे बताया कि 60,000 ईयर्स है पुराने, ठीक है। सीधी सी बात है, वो सॉइल के टेस्ट से और वो फॉसिल की टेस्टिंग करने से हमें पता चल सकता है कि वो कितने पुराने हैं,
सो यहाँ पर और चीज एक पता चली कि 60,000 ईयर्स पहले कुछ ऐसे बर्ड्स थे, 60,000 ईयर्स पहले थे, ठीक है। मतलब खत्म कब हुए, जब उनका लास्ट फॉसिल देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा साइड से डिगिंग करना चालू किया और सेम फॉसिल मुझे यहाँ पर 2800 मीटर में मिले और वो उन्होंने मुझे बताया कि ये 40,000 ईयर्स पुराने हैं। मतलब बिटवीन 40,000 टू 60,000 हमें एक ऐसे फॉसिल्स मिले जो किसी बर्ड के थे। तो यहाँ से आपकी रिसर्च में और ज्यादा हेल्प हो गई कि ये जो बर्ड था, जो भी वो कितना पुराना था या कितने टाइम तक अर्थ पे रहा होगा। 20,000 ईयर्स अर्थ पे रहा होगा, क्योंकि जब हमने उसका ज्यादा डिगिंग किया, कम डिगिंग किया, तो हमें ये चीजें देखने को मिली। मतलब वो जो बर्ड है वो आपको 20,000 ईयर्स तक अर्थ पे देखने आ रहा होगा। मैक्सिमम भी नहीं कह रहा मैं, मिनिमम भी नहीं कह रहा मैं, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ कि वो 20,000 साल तक अर्थ पे रहा होगा वो बर्ड जो था, ठीक है। सो ऐसे रिसर्च कर करके हमने ये बताया कि हाँ भाई इवोल्यूशन आता है और ये इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एविडेंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एविडेंस, सम आर मॉडर्न, ठीक है, क्या मिलेगा, सम आर मॉडर्न। कुछ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पहले वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सम आर मॉडर्न ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटी या similarities with old organisms। मतलब वो क्या शो करेंगे, जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलरिटी शो करेंगे किसके साथ, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ आपको सिमिलरिटी शो करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और उसी से पता चलता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन है। जैसे आप और आपके दादाजी हो, उनको खड़ा करें तो सिमिलरिटी बहुत कम मिलेगी, 1%, 0.1%। सो इससे बात और पता चलता है कि इवोल्यूशन कितना ज्यादा आ गया, सीधा सामने एविडेंस आपको दिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें इसको मानना पड़ रहा था कि चार्ल्स डार्विन और एल्फ्कार्ट ने जो हमें बताया वो कहीं ना कहीं सही है। थर्ड आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंस, खत्म होना, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, कभी ना कभी हर एक ऑर्गेनिज्म का अंत आएगा ही आएगा, ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है, ठीक है। उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। तो जो खत्म होती है तो उसके बाद नई का ओरिजिन भी आपको देखने को मिलेगा। पर एक्शन मतलब जो खत्म हो रही है वो किस लिए खत्म हो रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होने चाहिए अब वो उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए धीरे धीरे उनके क्या होता जा रहा है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं और इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सटेंड होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इसी के लिए एक और चीज बताई गई है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि आपको क्या देखने को मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे किसके लिए, टू सर्टेन जियोग्राफिकल। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो आपको पर्टिकुलरली एक जियोग्राफिक में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपको किसी पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात है, आप भी जानते हो फिश जैसे है वो वाटर के अंदर ही रह सकती है, मैं उसको वाटर से बाहर निकालने की ट्राई करूंगा तो सीधी सी बात है वो क्या आ जाएगी, एक्सटेंडेड पे आ जाएगी, मर जाएगी। धीरे धीरे सारी फिशेस को बाहर निकालना चालू कर देंगे तो यही चीज होने वाली है, उनका क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलरली जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में अपने अंदर इवोल्यूशन ला सकते हैं। जैसे फिश, वापस मैं उसी का एग्जांपल लूं तो जो फिश है वो जब तक पानी के अंदर है तब तक वो इवोल्यूशन लाती रहेगी, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती रहेगी और नया नया इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। पानी के बाहर वो सारी चीजें आपके लिए दिखा सकती नहीं है। और इसी के बेस पे हमें एक थियरी दी गई जिसको नाम दिया गया पैलेटोनो जियोलॉजिकल, ठीक है, क्या नाम दिया गया, पैलेटोनो ठीक है, पैलेटोलॉजिकल
ठीक है, एविडेंस। अब ये जो चीज हमें बताएंगे वो ऊपर जो है ना उन सबका मिक्सअप करके इस थियरी में रखा गया और इसे नाम दिया गया। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो जो हमें चीजें बताएंगी कि पहले एविडेंस ढूंढिए, उनके फॉसिल्स ढूंढिए और उनके फॉसिल्स के बेस पे आपको ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी और उसी से आप बता पाओगे कि ये ऑर्गेनिज्म में और ये ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलरिटीज है और क्या चेंजेस है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिर देखने को मिलेगा। और इसी पूरी थियरी को नाम क्या दिया गया, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन उसे नाम दिया गया कि जहाँ पर आप एविडेंस ढूंढिए, उस पर रिसर्च कीजिए और उस पर बताइए कि क्या सिमिलरिटीज है। हमें सिमिलरिटीज तो नहीं जाननी पर हमें क्या जानना है, इवोल्यूशन जानना है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ सी, अब जब एविडेंस की बात हो रही थी ना तो कहीं ना कहीं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी देखने की बात है। भाई अगर आप एविडेंस देख ही रहे हो तो सारे देखो, सिर्फ बाहर से क्या चेहरा देखना कि सिमिलरिटी है कि नहीं है, अंदर की चीजें भी तो देखनी पड़ेगी ना। सो अब बात आ रही थी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मींस आप फंक्शन देखने की बात करोगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, अब कंपैरेटिव क्या हो गई, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। मतलब अब किसका कंपैरिजन होगा, एनाटॉमी का और मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को देखना चालू करोगे। किस बेस पे, फिर से वही एशियन आपके पूर्वजों के बेस पे कि जो उनके पास था आपके पास है, सेम नहीं है। मैं उसको भी रिलेट नहीं करता, मैं सारे ऑर्गेनिज्म को करता हूँ कि जो चीजें आपके पास है वैसे किसी और ऑर्गेनिज्म के पास है या नहीं है, उनके अंदर वो चीजें सेम देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें थी, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनाटॉमी मींस स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होंगे। एनालॉगस भी इसका उल्टा देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, फंक्शन सेम होंगे। पर अभी हमें सिर्फ होमोलोगस पे ध्यान देना है तो हम उसको समझने की ट्राई करते हैं। क्या कहा गया होमोलोगस में कि आपको स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा, फंक्शन उनके डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे क्या, सबसे पहले बात की गई फोर लिम्स की। फोर लिम्स आप जानते हो, हम सबका आगे के जो लिम्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, फोर लिम्स कहते हैं। अब अगर फोर लिम्स की बात हो रही थी तो एग्जाम्पल भी लेने पड़ेंगे। हमने क्या ले लिया एग्जाम्पल, WBC ऑफ ह्यूमन। यहां पर मैं व्हाइट ब्लड सेल की बात नहीं कर रहा हूं। W मीन्स वेल, E मीन्स बैट, C मीन्स चीता और ह्यूमन। इन चारों के फोर लिम्स का हमने एग्जाम्पल लिया। क्या लिया, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन। याद रखने के लिए WBC ऑफ ह्यूमन आपको देखने को मिलेगा। अब इनके क्या देखने को मिलेगी, जो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर था सबका सेम था, बट वेल किसके लिए यूज करती है, स्विम करने के लिए, बैट फ्लाई करने के लिए, चीता रन करने के लिए, हमारा तो आपको पता ही है खाने पीने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दिख रहा है, सबके फंक्शन अलग अलग है भाई, लेकिन स्ट्रक्चर सबका कैसा है, सेम। मतलब फोर लिम्ब आपको कैसा देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से आपका क्या पता चलता है, जो इनके एसेंडरी थे मतलब पूर्वज से, वो कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं फंक्शन आपको कैसा देखने को मिल रहा है, सेम ही देखने को मिल रहा है। और फंक्शन सेम है, सॉरी फंक्शन डिफरेंट है, पर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उनका सेम है। मतलब कहीं ना कहीं इनके पूर्वज
आपको इनके जैसे ही देखने को मिलेंगे। अब भाई यहां तक तो ठीक है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत लोचा लग रहा होगा कि सर अभी भी ये चीज परफेक्ट नहीं समझ में आ रही कि क्या होगा। चलो एक बात बताता हूँ, एशियन ब्राजील ये ए था, कैपिटल ए, हम सब जानते हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक ऐसे, ऐसे, और एक थोड़ा मॉडर्न आया ऐसे, ठीक है। ये क्या है, इसके हैं तीनों क्या ए, स्ट्रक्चर क्या है सेम, पर तीनों का फंक्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब एक से कई ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एनालॉगस में इसका उल्टा देखने को मिलेगा, एनालॉगस में जो एरो उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि तीनों का भले स्ट्रक्चर अलग अलग है पर फंक्शन कैसा है, सेम है। पर होमोलोगस में क्या देखने को मिलेगा कि तीनों का स्ट्रक्चर सेम ही है बट फंक्शंस कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। सो इट इज, ये हमें क्या बताता है, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा याद रखना ये वर्ड को, कई बार यही बोल देते हैं कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म समझाओ या डाइवर्सिटी इवोल्यूशन समझाओ, तो वो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, होमोलोगस ऑर्गन समझाओ भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका मीनिंग क्या होगा, डाइवर्जन, और उसका मीनिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कि मतलब वो सब मिलके एक ही में आ रहे हैं, मतलब फंक्शन सबका सेम ही आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर कितने भी अलग अलग क्यों ना हो। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होगा और फंक्शन आपको सबके अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब ये तो चलो बात हो गई फोर लिंक की। अब आपको कि सर चलो कुछ और थोड़ा और हमें जानने की इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको वर्टिब्रेट्स में ब्रेन सबका एक जैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में, पर सबके फंक्शन अलग अलग है। ये आप बहुत क्लियरली ये बात जानते कि जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबके जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन का सेम है बट फंक्शन सबका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दो तो हार्ट, आप जानते हो ना सबके हार्ट के 4 चैम्बर्स ही होते हैं, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, बट सबका काम करने का तरीका फंक्शंस अलग अलग है। कुछ कुछ तो आपको वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड भी देखने को मिल जाएंगे, सो वो चीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। देन आफ्टर आपको प्लांट्स पे आ जाते हैं। अब ये तो चलो एनिमल्स में आपको समझ में आ जाएगा, पर अब प्लांट्स में एक प्लांट का यहाँ पर बताया गया है बोगनविला, एंड दूसरा आपको बताया गया कुकुरबिट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कुकुरबिटा। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों के ट्रीज सेम देखने को मिलेंगे, पर दोनों का फंक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। कहां पर इनका सेम देखने को मिलता है, थ्रॉन एंड टेंट्रिकल्स, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर आपको दोनों का कैसा देखने को मिलेगा, सेम। थ्रॉन टेंट्रिकल्स उनकी सब कैसी होंगी, सेम आपको देखने को मिलेंगी, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम है, बट उन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे कि पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। कॉमन आपको घर का एग्जांपल दूं तो कैबिज और ब्रोकली आपको ने देखी होगी। कैबिज कैसे पूरा होता है, ब्रोकली आपने ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपका एग्जांपल था, अगर आपको याद हो तो, कैबिज का और ब्रोकली का, ठीक है। फिर व्हाइट कैबिज और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली और कैबिज और व्हाइट कैबिज, वो आपको ऐसी ही इवोल्यूशन दिखाएंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, पर दोनों के फंक्शंस कैसे होंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे। बट अब जब हायर स्टैंडर्ड में आते हैं तो कुछ बड़े नाम लेने पड़ेंगे, तभी हम बड़े बनेंगे। सो ये कुछ बड़े नाम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जिससे पता चलता है कि होमोजेनस ऑर्गन के अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन मतलब फंक्शंस में देखने को मिलता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ,
इवोल्यूशन की जब एविडेंस की बात हो रही थी तो सिर्फ एविडेंस बाहर के तरीके से हम नहीं ले सकते थे, कुछ अंदर के ऑर्गन्स का भी हमें यहाँ पर अब जानना था। तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शन। किससे कंपेयर करेंगे, आपके पूर्वजों से कंपेयर करेंगे, सिर्फ ह्यूमंस के पूर्वज नहीं, जितने पूर्वज हमारे पुराने हैं वो। तो होमोलोजिनस ऑर्गन में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर सेम, बट फंक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। जिसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, WBC ऑफ ह्यूमन। WBC मींस व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन। इनमें आपको फोर लिम्स उनके सेम देखने को मिलेंगे, बट व्हेल्स अपने फोर लिम्स को स्विम करने के लिए, बैट फ्लाई करने के लिए और चीता स्पीडली रन करने के लिए यूज करता है। और ह्यूमंस का आप सबको पता ही है हम किस लिए यूज करते हैं फोर लिम्स का। तो ये आपको सबसे बड़ा डाइवर्जन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डाइवर्सिटी आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे, फंक्शन अलग अलग हो रहे थे, स्ट्रक्चर सेम ही था, फंक्शन अलग अलग। तो डाइवर्सिटी इन इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और इनसे हमको पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं सेम ही थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन आया। दूसरे ऐसे देखना हो तो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म का ब्रेन वो भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड देन आफ्टर हार्ट का स्ट्रक्चर वो भी आपको कहीं ना कहीं सेम ही देखने को मिलेगा। और अगर प्लांट्स में देखें तो ब्रोंक्विल एंड कुकुरबिटा में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि उनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सेम है, बट उनके फंक्शंस पूरी तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द होमोजेनस ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके।